परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करने के लिए आप जो है एक पूरा पार्ट का आप वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें एक विशेष तरह से आपको क्लियर किया जाएगा कि आप इसमें क्या देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आप इसमें पढ़ने वाले हैं वैद्युत सेल। आप पढ़ने वाले हैं वैद्युत सेल, ठीक है। उसके बाद वैद्युत सेल के बाद आप पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल में विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे निर्धारित किया जाता है या कैसे साइन बनाया जाता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर। विभवांतर, ठीक, टर्मिनल विभवांतर। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक यानी किससे सेल का विद्युत वाहक बल प्रभावित होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध प्रभावित होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल के टर्मिनल विभवांतर भी विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध, ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा, ये आपके इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। संयोजन में दो प्रकार का संयोजन अब पढ़ेंगे आप, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम, ठीक है। इसमें भी दो नियम होगा। जो प्रथम नियम होगा, फर्स्ट नियम जो होगा, उसको कहते हैं संधि का नियम, और दूसरे नियम को कहते हैं हम लोग वोल्टता का नियम। ये दो नियम आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मीटर सेतु, ठीक है। मीटर सेतु का कार्य भी पढ़ेंगे आप उसी में। उसके बाद आप पढ़ेंगे विभवमापी, और विभवमापी के साथ साथ आप पढ़ेंगे विभवमापी का उपयोग। विभवमापी का अनुप्रयोग भी कह सकते हैं या उपयोग भी कह सकते हैं या प्रायोगिक कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप पढ़ेंगे। क्रम से अगर हम आते हैं लाइन से, तो सबसे पहली हमारी जो काम रहेगी वो रहेगा हमारा वैद्युत सेल का। वैद्युत
सेल, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल याद रखिएगा, ये सिस्टम है, निकाय है, ठीक है ना। तो ऐसा निकाय कहिए, यंत्र कहिए, जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान को या आवेश प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होती है, उसे सेल कहते हैं, है ना। ये होता है। तो सेल जो होंगे आपके, जो इलेक्ट्रिक सेल होंगे, वो आपके दो तरह के होंगे। एक होगा प्राथमिक सेल, जिसको हम कहते हैं अनुउत्क्रमणीय सेल, और एक होता है द्वितीयक सेल, जिसको कहते हैं उत्क्रमणीय सेल, है ना। प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जिनका एक बार यूज करने के बाद वो ख़राब हो जाता है और दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक सेल उसे कहते हैं जिसे एक बार यूज करने के बाद फिर उसे हम चार्ज कर देते हैं और दोबारा वो कार्य करने लगता है, ठीक है। प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल, सामान्य सा एग्जाम्पल होगा, जैसे शुष्क सेल आपके प्राथमिक सेल में गिने जाते हैं। और द्वितीयक सेल आपका सीसा संचायक सेल होता है, इसको भी आप समझ सकते हैं, सीसा संचायक सेल। एक सिंपल एग्जाम्पल हम आपको दिए। दूसरी बात, सेल में अगर हम आते हैं और अच्छे से, तो जो सेल की रचना होती है उसमें तीन चीज़ें बहुत मुख्य मानी जाती हैं। वो है दो इलेक्ट्रोड, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। यानी एक इलेक्ट्रोड जो धनावेशित होता है उसे एनोड कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। और इसमें होता है इलेक्ट्रोसिस लिक्विड, यानी वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, ये भरा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सेल की विशेष रचना होती है। दूसरी एक बात और भी हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर, सेल के बाहर जो धारा का प्रवाह है, धारा प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, एनोड की ओर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी हम इसको कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ये आपको समझ में आना चाहिए। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में सेल सहित एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किया गया कार्य W सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक सिंपल परिभाषा आपको हम दे रहे हैं,
इसके बराबर होता है E बराबर होता है W/Q0। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी एक बात हम और आपको बताएंगे कि ईएमएफ की दिशा क्या होती है। ईएमएफ ऑफ सेल की दिशा किधर होती है, दिशा कैसे डिसाइड करते हैं। तो जैसे अगर आपने एक सेल बनाया है, एक सर्किट में आपने लगाया है, तो जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल दिशा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये जो R आप लिख सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध। याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा ही ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ ही दिखाया जाता है। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, है ना। ये तब होता है जब सेल से धारा ली जाती हो तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में होने वाले अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा r कहते हैं। ये याद रखा करिए, है ना। सेल से जब धारा ली जाती है तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में होने वाले अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे, है ना, कौन कौन से होंगे जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी d, तो जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सेलों के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड्स का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल A। याद रखिएगा, सेल का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो इन प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर सेल के इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाते हैं तो उसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तीसरा है सांद्रता। तो वैद्युत अपघट्य का सांद्रता, जो अभी हम आपको बताए थे कि वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, तो विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता C, है ना। तो R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है C की। यानी वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और होता है चौथा, सेल के इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति तथा वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। दूसरी बात, अब हम लोग पढ़ते हैं आपका टर्मिनल विभवांतर।
ये भी हेडिंग आपके लिए अच्छी है, टर्मिनल विभवांतर की, है ना। तो टर्मिनल विभवांतर में जो होता है आपका, वो दरअसल थोड़ा अलग होता है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये है टर्मिनल विभवांतर। इसको दिखाते हैं हम बड़े वाले भी से, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझना है। तो देखिए कि किसी भी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक परिमाणिक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। हो गया। यानी अगर हम भी ए बी ले रहे हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की किया गया कार्य, विभव में आवेश को प्रवाह करने में किया गया कार्य, उसका टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। इसका भी मात्रक होगा वोल्ट। अगला हम लोग देख रहे हैं कि टर्मिनल विभवांतर भी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध, ठीक है। ये आपका बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है। याद रखिएगा कि जब भी हम किसी परिपथ में हम सेल को लगाते हैं, ठीक है, तो बाह्य परिपथ के बीच का जो टर्मिनल विभवांतर हो उसे टर्मिनल कहते हैं। ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये R है, ठीक है। तो अगर सेल से धारा ले रहे हों, सेल से धारा ली जाती हो, तो उस समय भी बराबर होगा E माइनस आई आर, यानी टर्मिनल विभवांतर जो होगा वो विद्युत वाहक बल से छोटा होगा, ठीक है। टर्मिनल विभवांतर जो होगा विद्युत वाहक बल से छोटा होगा। जबकि सेल को धारा देते हों अर्थात सेल को चार्ज करें तो उस समय भी बराबर E प्लस आई आर होगा। इस समय E का मान छोटा हो जाता है टर्मिनल विभवांतर से। ये आपको याद भी रखना चाहिए। हम जो समझाना चाहते हैं वो आप समझने की कोशिश करिए कि सेल से धारा ली जाती हो उस समय टर्मिनल विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से छोटा होता है, जबकि जब हम सेल को धारा देते हों तो टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल से बड़ा हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरी एक बात और हम देखते हैं कि सेल द्वारा प्राप्त धारा जो होती है, यानी सेल से हम जब धारा लेते हैं वो जो धारा होती है वो होती है I बराबर E प्लस R, यानी सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस R, यानी कुल प्रतिरोध ये हो गया परिपथ का, और ये सेल का विद्युत वाहक बल हुआ, ये होगी धारा। अगर हम टर्मिनल
आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो उसके लिए जो सूत्र होता है E/V -1, यानी बाह्य प्रतिरोध उसका विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर -1। यहाँ टर्मिनल विभवांतर तभी ये काउंट होगा जब E बड़ा होगा V से। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर हम R की काउंटिंग करें, ठीक है, तो एक सूत्र और भी हम इसी में लिख सकते हैं, E-V/I, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका मान हम निकाल सकते हैं। दूसरे में आते हैं हम लोग सेल का संयोजन। सेल का संयोजन, सेल के संयोजन में हम आपको जैसा कि बताए थे कि सेल के संयोजन में सेल जुड़ता है श्रेणी क्रम में या जुड़ता है समांतर क्रम में। यानी आप सीरीज क्रम लीजिए, ठीक है ना, या तो आप समांतर क्रम लीजिए, दोनों में आपको ये जोड़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ रहे हैं, मतलब ये है कि हम ऐसे सेल को जोड़ रहे हैं, ठीक है, N सेल हमने लगा के रखा है, उसके आउटर जो रेजिस्टेंस है वो आपने R रखा है और प्रत्येक सेल का प्रतिरोध छोटा r ले रहे हों, ये छोटा r ले रहे हों और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E हो, तो उस कंडीशन में आपका जो टोटल प्रतिरोध आता है या टोटल विद्युत वाहक बल जो आता है वो आपका दो तरह से आता है। जैसे अगर इसमें हम धारा को काउंट करेंगे, धारा का मान निकालेंगे, तो जितने सेल आपके लगे रहेंगे, N सेल आपने लगाया है, तो NE/में NR + R लेंगे, ये सेल का धारा निकलेगी। सब मिला के आप ये सूत्र से जान सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जितना अधिक सेल लगाएंगे उसमें धारा का मान क्या होगा, उसी रेशियो में बड़ा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि जब अगर हम कई सेलों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हों, जैसे ये हम सेल को समांतर क्रम में जोड़ रहे हों, ठीक है, अब इसमें हमने क्रम ज़्यादा ले लिया और आपको ऐसे हमने ले लिया। इस क्रम में अगर हम ये देखें कि इसमें बहुत सारे क्रम बन गए हों, तो अगर इस सब का रेजिस्टेंस इंटरनल हर सेल का छोटा r हो, सेल आपके E1 E2 लगे हों या EE लगे हो और बाहर का प्रतिरोध हमारा बाह्य प्रतिरोध यानी एक्सटर्नल प्रतिरोध R हो, तो उस समय सेल का ये पूरे परिपथ का जो रेजिस्टेंस आता है वो होता है R/N + R। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो करंट का मान होता है वो होता है आपका NE/में R + NR। दोनों सूत्र को हम एक साथ लिखे हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए कि बाह्य प्रतिरोध n गुना हो जाता है, यानी जितना हमने सेल इसमें लगाया है उतनी संख्या के रूप में बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्य प्रतिरोध का मान अगर बड़ा होगा तो उस स्टेज में ये गौण होगा, तो आपको लगभग एक सेल के बराबर ऊर्जा मिलेगी, यानी एक सेल का प्रभाव दिखाई देगा। अगर R जो होगा, NR का मान अगर बड़ा है R से, R नगण्य होगा जब, तो केवल एक सेल की धारा आपको मिलेगी, यानी एक सेल धारा में सहायक होगा। दूसरी बात, हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ का नियम। अगली बार हम लोग पढ़ रहे हैं किरचॉफ का नियम। ये 1842 ईस्वी में, ठीक है, किरचॉफ ने दिया था। ये नियम इसलिए बनाया गया था कि जब आपके परिपथ जटिल हो जाएं, इलेक्ट्रिक परिपथ आपका जटिल हो, ठीक है, उस स्थिति में सेल की धारा
परिपथ धारा निकालना, वोल्टेज क्लियर करना या सिरों का विभवांतर निकालना, ऊर्जा ज्ञात करना, ये आपको सरल होगा। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करना। ठीक, अब इसमें किरचॉफ में 2 रूल बनाए गए। अक्सर पूछा जाता है, एक रूल हुआ प्रथम नियम के नाम पे फर्स्ट रूल बोला गया, और दूसरा हुआ द्वितीयक रूल, द्वितीयक नियम। प्रथम नियम को संधि नियम कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं, और ये नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। जबकि द्वितीयक नियम को पास का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। ठीक है, और ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है ना, ये याद रखा करिए। फिर से समझा देते हैं। किरचॉफ नियम सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने दिया। यह जटिल परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिरोध निकालना, धारा निकालना, वोल्टता क्लियर करना या 2 सिरों के विभवांतर निकालना संभव हो पाया। ठीक है, तो इस 2 नियम में किसी वैद्युत परिपथ के, ठीक है ना, किसी संधि पर वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग यानी सिग्मा आई 0 होता है। इसको हम कहते हैं सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि संधि पर आने वाली जो धारा होगी, आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा जो होगी, उसका टोटल करेंगे तो मान 0 आएगा। और एक बात और भी याद रखा जाता है कि संधि की ओर आने वाली धारा को हम पॉजिटिव धारा लेते हैं, और जो संधि से दूर जाती है, दूर जाने वाली धारा को हम नेगेटिव में लेते हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का टोटल योग बराबर होता है, यानी संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। दूसरा नियम है आपका द्वितीय नियम। इस नियम में ये बताया जाता है, द्वितीय नियम, इसमें ये बताया जाता है कि वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, ठीक है, बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग इसको कहेंगे सिग्मा आई आर, है ना। उस पास में सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग आई ई के बराबर होती है, यानी
कि आप ये कह सकते हैं कि आई आर बराबर सिग्मा ई। एक सर्किट के माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो एक सर्किट हम आपको बना के समझा सकते हैं कि आपके ये 2 सेल लगे हुए हैं या 3 सेल लगे हुए हैं और आप ऐसे सर्किट काउंट कर रहे हैं, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, ये E1 है, E2 है और E3 है, और इस सर्किट का सबसे लास्ट पार्ट होगा ये। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर पास डिक्लेयर करते हैं तो आप कैसे पास क्लियर करते हैं ये हम लोग देखते हैं। अगर हम पहला पास इसको मानते हैं तो हम अगर पहले पास को समझें और हम ये माने कि अगर ये एक सेल का सर्किट है तो यहाँ से धारा I1 निकल रही होगी, एक सर्किट ये है, यहाँ से धारा I2 निकलती होगी, यहाँ पे धारा I1 ही जाएगी, यहाँ I2 ही जाएगी, लेकिन जब दोनों ऐसे जुड़ के आएगी तो यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका R4 हो गया, मानते हैं ये। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझेंगे कि पहला पास हमने लिया है ऊपर का, तो ये पास हमारा यहाँ से कंप्लीट होगा, तो यहाँ इसका संगत ये है, तो हम पहले नियम के अनुसार I1 R1 लेंगे। जब हम इसमें आएंगे तो देखिए ये सर्किट ऐसे उल्टा हो जाएगी, धारा की दिशा इसमें इसके विपरीत चल रही है, तो हम माइनस लगाएंगे। उस समय I2 जो होगा वो R2 प्लस R3 होगा, और इसमें सेल के नाम पे ये सेल होंगे, तो यहाँ से धारा काउंट किया है हमने, तो E1 करेंगे, माइनस E2 करेंगे और माइनस E3 करेंगे। ये बीजगणित का मतलब है। दूसरी पास में अगर हम काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये धारा हमारी ऐसे आ रही है तो हम I2, ठीक है, I2 हम कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। थर्ड वाले में हम प्लस करेंगे क्योंकि धारा की दिशा सेम हो रही है, ये सर्किट सेम सर्किट पे जा रहा है, तो हम R4 जो लेंगे, I1 प्लस I2 R4 लेंगे, और इसमें सेल के नाम पर यही 2 सेल हैं, तो E1 प्लस E2 हम ले लेंगे। ये है पास नियम की कंडीशन। दूसरी और हम बात देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो आप देखेंगे अब हम लोग पढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में आप इसको अंग्रेजी भी देख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। सेतु का मतलब होता है पुल, है ना। इसकी ऐसी रचना होती है जो पुल से की जाती है। याद रखिएगा, इसको बनाया था इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने। अपने ही नाम पर इन्होंने ये 4 प्रतिरोधों का ऐसा निकाय बनाया था जिसमें किसी भी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने में सहायता मिले। इसमें प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था। ये उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। ठीक है, एक और बात भी याद रखिएगा, तो व्हीटस्टोन में 4 प्रतिरोध यूज किए जाते थे, P, Q, R और S। इसे समांतर चतुर्भुज के भुजाक्रम में लगाया जाता था। समांतर चतुर्भुज के भुजाक्रम में उसने लगाया था। ठीक है, ये आपका भुजाक्रम हुआ, और उसके बाद सेल दिया जाता था, कुंजी लगाई जाती थी, और इसमें धारा मापी
और कुंजी यूज करते थे। तो हम लोग ये देखते हैं कि PQRS 4 प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में समांतर चतुर्भुज के क्रम में ABCD की भुजाओं पर इस तरह से जोड़ देते हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर कुंजी लगी होती है। विद्युत धारा के लिए सेल धारा को बनाने के लिए आपकी यहाँ से I धारा निकलती है, यहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाती है, I1 और I2 के रूप में। अगर इसका समायोजन ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये 4 प्रतिरोध आपके ABCD चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के भुजा क्रम में लगाए गए हैं और इनमें 2 कुंजी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें मुख्य धारा I होती है, इस सर्किट में I1 धारा जाती है, इस सर्किट में I2 धारा जाती है। इनके सिरों का विभवांतर अगर सेम हुआ, यानी इनका अनुपात सेम हुआ, तो इसमें गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप मिलता है। इसी के आधार पर उन्होंने एक संबंध दिया P/Q R/S का। इसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपका संतुलन की अवस्था में होगा तो PQRS ये अगर आपको मालूम है तो ये आप निकाल सकते हैं, या इनमें से कोई 3 मालूम है तो आप निकाल सकते हैं संतुलन स्थिति के लिए। इसी के आधार पर उन्होंने मीटर सेतु की रचना हुई, जिससे प्रायोगिक और वो सिद्धांतिक सूत्र मिला, जिससे किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो एक और बात होती है कि व्हीटस्टोन सुग्राही कैसे काउंट किया जाता है। तो ये P/Q/RS का जो अनुपात है, यानी P/Q और R/S अगर हमारा इक्वल होता है, ठीक है, तो 1/2 के अनुपात में भी हो सकता है, 3/2 के अनुपात में भी हो सकता है, या 1:1 के अनुपात में भी हो सकता है। तो ये माना गया कि अगर चारों प्रतिरोधों का अनुपात अगर 1 आता है, यानी P/Q और R/S का अनुपात 1:1 आता है, उस स्थिति में ये जो आपकी व्हीटस्टोन सेतु होगा वो सबसे ज़्यादा सुग्राही होगा। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन की सुग्राही होने की क्या शर्त है। उस स्थिति में कहा जाता है कि व्हीटस्टोन में लगने वाले चारों प्रतिरोध का जो अनुपातिक होगा उसका अनुपात 1 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हमने कहा। अब देखते हैं हम लोग इस पर आधारित आपके यंत्र। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग केयर करते हैं वो आप देखिए। व्हीटस्टोन पर आधारित यंत्र जो होता है वो मीटर सेतु है। व्हीटस्टोन पर आधारित यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं मीटर सेतु। यानी ये व्हीटस्टोन सिद्धांत पर काम करने वाला यंत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीटर सेतु। मीटर सेतु में एक खास बात होती है कि मीटर सेतु जो यंत्र है आपका, वो प्रायोगिक यंत्र है। इस यंत्र की खास बात ये होती है कि ये 1 मीटर लंबा होता है। 1 मीटर लंबा होता है, लकड़ी या प्लास्टिक पे बनाया जाता है। इसमें ऐसे एल आकार की 2-2 पत्तियां ऐसे लगी रहती हैं और बीच में एक पत्ती और होती है। हर पत्ती में 3-3 संयोजक पिनें होती हैं। आपको दिखा रहे हैं संयोजक पिनें। ठीक है, ये मिसिंग हो गया, ये नहीं रहेगा। और इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। पूरे 1 मीटर लंबा तार आपका होता है। ये तार AB अगर हम दिखा रहे हैं, ये पूरा यंत्र आपको सेटेड मिलता है। अगर हमें किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम उसको किसी भी 1-2 सिरे पे हम जोड़ देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम R का प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं।
उस स्थिति में एक हम प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इस सर्किट में करंट चले, इसके लिए हम करंट की व्यवस्था के लिए सेल लगाते हैं, धारा नियंत्रक को लगाते हैं और कुंजी लगाते हैं। ऐसे ये सर्किट आपका तैयार हो जाता है। अब हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए हम अलग से एक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसको जॉकी से जोड़ देते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति को हम लाते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में याद रखिएगा, हम गैल्वेनोमीटर में शंट लगा देते हैं जिसके उसका प्रतिरोध कम हो जाए और वो गैल्वेनोमीटर सुग्राही हो जाए। और उसके बाद हम इस कुंजी को ऑन करके, इसमें यहाँ भी कुंजी रहती है वैसे, हम इस कुंजी को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम इस गैल्वेनोमीटर का ये जो जॉकी है उसको AB तार पर, 1 मीटर लंबे तार पर स्पर्श कराते हैं। और स्पर्श कराने के बाद जब हमें गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है, यहाँ शून्य विक्षेप अगर मिलता है तो हम इस सिरे को जो यहाँ से यहाँ तक होता है उसको नाप लेते हैं। इधर का 100 - L हो जाता है सेंटीमीटर में, और ये हो जाता है P और ये हो जाता है Q। और हम अपने सूत्र P/Q = R/S में ये मान को रखते हैं। ये आपका R है, ये आप मान लीजिए S है, ठीक है। रेजिस्टेंस वाले को हमने R कह दिया। इसका एक फ़ायदा होता है कि हम आसानी से इसके मान को ज्ञात करें। तो अब देखिए यहाँ पे P का मान L आ गया, इसका मान 100 - L आ गया, R/S हो गया, ठीक है। तो S बराबर हम लिख सकते हैं 100 - L/L। ये सूत्र का यूज करके हम इस अज्ञात चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। केवल आपको प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। प्रयोग में त्रुटि को कंप्लीट करने के लिए ये क्रिया दोनों तरफ से हम लोग करते हैं, और दोनों तरफ से करके अगर हम ये निकालते हैं तो प्रतिरोध के मापन की त्रुटियां लगभग कम हो जाती है। 0.2% की ही त्रुटि देखने को मिलती है। ये मीटर सेतु है, ठीक है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। इसमें 2 L आकार की एक समतल की चित्रानुसार पट्टियां लगी रहती हैं। सब में 3-3 संयोजक पिनें होती हैं, ठीक है। यह यंत्र का प्रयोग जब किया जाता है तो इसमें S का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स होता है, इसके साथ एक बिंदु है यहाँ पे, इसे D कह सकते हैं आप। तो ये D वाली जो बिंदु है, इससे कुंजी के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर में शंट लगाया जाता है। शंट की वजह से गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता बढ़ जाती है और हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ये आपका धारा नियंत्रक है और ये सेल है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं पोटेंटियोमीटर, विभवमापी। विभवमापी, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पोटेंटियोमीटर। ये है पोटेंटियोमीटर। ये याद रखिएगा, ये विभव प्रवणता के सिद्धांत पर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। याद रखा करिए, किसी भी चालक में अगर धन इलेक्ट्रोड इधर से है और करंट ऐसे जा रही होगी तो A से B की तरफ जैसे जैसे हम जाते रहेंगे विभव का पतन होता है, यानी विभव का मान घटता जाता है, ठीक है। इसी के आधार पर हम इस पोटेंटियोमीटर का निर्माण करते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज होता है कि सेल का हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एक यूज होता है कि दो बिंदुओं के बीच
दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम अनुप्रयोग जब हम अनुप्रयोग करते हैं विभवमापी का, उस स्थिति में हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। और बात होगी तो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये दो अनुप्रयोग होता है विभवमापी का, और ये दो आप ज्ञात करने की कंडीशन होती है। ये पोटेंशियोमीटर है। सब मिला करके ये एक विभवमापी है। विभवांतर मापी है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें देखते हैं कि जब किसी भी सेल का अगर पहले हम विभवमापी की रचना को ही समझ लेते हैं कि विभवमापी असल में है क्या। इसमें इसे एक बहुत लंबा तार प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं। ये 1 मीटर से लेकर के 8 मीटर तार का प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 8 मीटर तार का प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है एक ही ठो, इसमें और अच्छे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक तार लिया AB, और इसमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए आप एक सेल लगाते हैं। इसमें आप धारा नियंत्रक लगाते हैं। धारा नियंत्रण के लिए कुंजी लगा देते हैं और ये सर्किट पूरा हो जाता है। AB में करंट चलता है। और अगर AB में करंट चल रहा है तो जैसे जैसे हम A से B की तरफ बैठते हैं तो विभव का क्या होता है, पतन होता है। यानी यहाँ का विभव बड़ा और यहाँ का विभव छोटा होता है। ठीक है, ये धारा नियंत्रक, ये आपका मुख्य बैटरी या सेल। अगर हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल अगर हम ज्ञात करने लगते हैं, जैसे इसका हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके दूसरे सिरे को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। उसके बाद कुंजी लगा करके जॉकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ही काम होता है इसमें। कैसे करें, देखिए उस पन्ने पे कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने आपको अलग से दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि सबसे पहले AB तार की लंबाई काउंट कर लेते हैं, लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। और जो यंत्र बनाए जाते हैं उसमें पहले से ही पता होता है, 1 मीटर के पैमाने में बनाए जाते हैं। तो 8 राउंड अगर लेते हैं तो 8 मीटर हो जाएगा, 4 राउंड लेगा तो 4 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम इसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो AB के बीच का विभवांतर भी नाप लेते हैं, और जब विभवांतर में AB का विभवांतर नाप करके, ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी लंबाई का जब हम भाग दे देते हैं तो हमें आता है विभव प्रवणता। ये क्या आती है, विभव प्रवणता आ जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये विभव प्रवणता हमारे लिए ज़रूरी हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुंजी को ऑन करते हैं यहाँ की, और हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए ये चौकी जो लगी हुई है इस AB तार पर हम स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श करा करके गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ तक आके शून्य विक्षेप आपको मिल जाता है, उस समय सेल का अगर हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, तो हम सीधा
एक ही काम करते हैं कि हम E1 का जो मान होगा K इंटू L होगा, फाइनली निकाल लेते हैं। ये होता है, ठीक है। अब एक ये तो आ गया विभव मापी। थोड़ा सा आप मेंटेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम VAB को निकालना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अगर हिम्मत करेंगे, सवालों में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर इस चालक का प्रतिरोध हमें पता हो, जैसे इस हर एक चालक का अपना प्रतिरोध होता है, तो अगर मान लीजिए 4 मीटर का प्रतिरोध बना हुआ है तो उसमें इस पूरे का प्रतिरोध निकालते हैं। यहाँ जो बोल्ट लगाए हैं आपने सेल का, उससे हम भाग देते हैं, धारा आता है, उसके बाद बोल्ट को यहाँ निकाल करके उसके बाद यहाँ पे यूज करते हैं, तब हमें विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और विभव प्रवणता जितनी अच्छी होती है उतनी सुग्राही मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। एक बात और जान लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि विभव मापी की सुग्राहिता का क्या अर्थ है। मापी की सुग्राहिता का क्या अर्थ है, ये पूछा जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में स्थिति में जॉकी के थोड़े परिवर्तन से गैल्वेनोमीटर में यानी धारा मापी में अधिक परिवर्तन प्राप्त होना विभव मापी की सुग्राहिता कहलाती है, ठीक है। अब सुग्राहिता को बढ़ाते कैसे हैं, तो सुग्राहिता अगर विभव मापी की आप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए आपको विभव प्रवणता को कम करना पड़ता है और विभव प्रवणता कम करना है। विभव प्रवणता को अगर कम करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, विभव प्रवणता कम होगी इस तार की लंबाई से, यानी कि विभव मापी के तार की लंबाई को क्या करना होगा, बढ़ाना होता है, ठीक है ना। तब क्या होता है कि आपका विभव प्रवणता कम हो जाती है और विभव मापी सुग्राही हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि विभव मापी का जो अनुप्रयोग है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है कि सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना की जाती है। इसमें कोई खास बात नहीं होती। जैसे आपका ये विभव मापी बन गया, विभव मापी की करंट की व्यवस्था आपने कर दी, धारा नियंत्रक को लगा दिया, कुंजी लगा दिया, ये विभव मापी के काम हो गए आपके। एक विभव प्रवणता निकाल लेते हैं। उसके बाद जो दो सेल आप लगाने हैं उन सब के दोनों सिरों के धन सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, और एक एक कुंजी हम लगा देते हैं। उसके बाद इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं, फिर जॉकी से कर देते हैं। K1 को K2 और ये K को ऑन करते हैं, करंट चलता रहता है, और K1 को ऑन करके K2 को ऑफ कर देते हैं, तो हमें एक शून्य विक्षेप L1 मिलता है, जिसको हम E1 बराबर KL1 कहते हैं। दूसरी बार में K1 को ऑफ कर देते हैं, K2 को ऑन करते हैं, तो हमें E2 मिलता है KL2। अगर हमें यही मिले L2, यानी इस वाले के लिए L1 मिला, इस वाले के लिए L2 मिला, दोनों को अनुपातिक कर देंगे अगर हम, तो होगा L1/L2। यही आपका प्रूफ में किया जाता है। दूसरी बात कि अगर हम
विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि परिपथ वही रहता है, परिपथ मेरा वैसे ही रहेगा, ए बी तार रहेगा, 8 मीटर हो, 2 मीटर हो, 4 मीटर हो। उसके बाद उसमें एक सेल लगेगा करंट के लिए, धारा नियंत्रक लगेगी, कुंजी लगेगी। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो एक सेल हम ये लगा लिए, इसका रेजिस्टेंस R हो गया, और उसके बाद हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा लिया हमने और उसमें कुंजी लगा दिया ऐसे। उसके बाद इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, जॉकी कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरे को इसको ऑफ करके हम कोई मान निकालते हैं, ये को ऑफ कर लेते हैं और हम मान निकालते हैं। तो इसको ऑफ करके निकालेंगे तो आपका सेल का विद्युत वाहक बल आता है E बराबर KL1। और दूसरी बात, जब हम इसको ऑन कर देते हैं, इस कुंजी को हमने ऑन कर दिया, तो अब हमारा आता है इसके बीच का विभवांतर KL2। और अगर हम अनुपातिक देखेंगे तो जो R आएगा हमारा, तो R बराबर होता है E/V-1। अब इसका कंपेयर करके अगर रख देंगे तो R बराबर हमारा हो जाएगा L1/L2-1। ये व्याख्या हम करते रहते हैं, जैसे सामान्य व्याख्या करते हैं वैसे इसकी व्याख्या करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको। आपका ये पूरा वीडियो थ्योरी का ख़त्म हो गया है। बुक की सहायता लेंगे तो आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।